साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति खंड 1 पार्ट 2 का 11वां बयान लेकर के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 11वां बयान। हम ऊपर के बयान में सुबह का दृश्य लिखकर कह आए हैं कि राजा बीरेंद्र सिंह, कुंवर आनंद सिंह और तेज सिंह सेना सहित किसी तरफ को जा रहे हैं। पाठक तो समझ ही गए होंगे कि इन्होंने ज़रूर किसी तरफ चढ़ाई की है, और बेशक ऐसा ही है भी। राजा बीरेंद्र सिंह ने यकायक माधवी के गयाजी पर धावा कर दिया, और जिसका लेना इस समय उन्होंने बहुत ही सहज समझ रखा था, क्योंकि माधवी के चाल चलन की खबर उन्हें बखूबी लग गई थी। वे जानते थे कि राजकाज पर ध्यान न दे दिन रात ऐश में डूबे रहने वाले राजा का राज्य कितना कमज़ोर हो जाता है, रैयत को ऐसे राजा से कितनी नफरत हो जाती है, और किसी दूसरे नेक धर्मात्मा के आ पहुँचने के लिए वे लोग कितनी मन्नतें मानते रहते हैं। बीरेंद्र सिंह का ख्याल बहुत ही ठीक था। गया पर दखल करने में उनको जरा भी तकलीफ नहीं हुई। किसी ने उनका मुकाबला नहीं किया। एक तो उनका चढ़ा बड़ा प्रताप ही ऐसा था कि कोई मुकाबला करने का साहस भी नहीं कर सकता था। दूसरे बेदिल रियाया और फौज तो चाहती ही थी कि बीरेंद्र सिंह के जैसा कोई यहाँ का भी राजा हो, चाहे दिन रात ऐश में डूबे और शराब के नशे में चूर रहने वाले मालिकों को कुछ भी खबर न हो, पर बड़े जमींदारों और राज कर्मचारियों को माधवी और कुंवर इंद्रजीत सिंह के खिंचाखिंची की खबर लग चुकी थी, और उन्हें मालूम हो चुका था कि आजकल बीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग राजगृह में ही विराज रहे हैं। राजा बीरेंद्र सिंह के बेरोक टोक शहर में पहुंचकर अपना दखल जमा लिया और अपने नाम की मुनादी करवा दी। वहाँ के दो एक कर्मचारी जो दीवान अग्निदत्त के दोस्त और खैर ख्वाह थे, रंग कुरंग देखकर भाग गए। बाकी फौजी अफसरों और रैयतों ने उनकी अमलदारी खुशी से कबूल कर ली, जिसका हाल राजा बीरेंद्र सिंह को इसी से मालूम हो गया कि उन लोगों ने दरबार में बेखौफ और हंसते हुए पहुंचकर मुबारकबाद के साथ नज़रें गुजारी। विजयादशमी के एक दिन पहले गया का राज्य राजा बीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया, और विजयादशमी को अर्थात दूसरे दिन प्रातःकाल उनके लड़के आनंद सिंह को यहाँ की गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने देखा तथा नज़रें दी। अपने छोटे लड़के कुंवर आनंद सिंह को गया की गद्दी देकर के दूसरे ही दिन राजा बीरेंद्र सिंह चुनार लौट आने वाले थे, मगर उनके रवाना होने के पहले ही अय्यार लोग जख्मी और बेहोश कुंवर इंद्रजीत सिंह को लिए हुए गयाजी पहुंच गए, जिन्हें देख राजा बीरेंद्र सिंह को अपना इरादा छोड़ देना पड़ा, और बहुत दिनों से बिछड़े हुए प्यारे लड़के को आज इस अवस्था में पाकर अपने तन बदन की सुध भुला देनी पड़ी। राजा बीरेंद्र सिंह के मौजूद होने पर भी गया जी का बड़ा भारी राजभवन सूना हो रहा था, क्योंकि उसमें रहने वाले माधवी और दीवान अग्निदत्त के रिश्तेदार लोग भाग गए थे, और हुक्म के मुताबिक किसी ने भी उनको भागते समय नहीं रोका था। इस समय राजा बीरेंद्र सिंह, उनके दोनों लड़कों और अय्यारों के सिवाय सिर्फ थोड़े से ही फौजी अफसरों का डेरा इस महल में पड़ा हुआ है। अय्यारों में सिर्फ भैरव सिंह और तारा सिंह यहाँ मौजूद हैं। बाकी के कुल अय्यार चुनार लौटा दिए गए थे। शहर के इंतजाम में सबके पहले यह किया गया कि चिट्ठी या अर्जी डालने के लिए एक बगल छेद करके दो बड़े बड़े संदूक राजभवन के फाटक के दोनों तरफ लटका दिए गए, और मुनादी भी करवा दी गई कि जिसको अपना सुख दुख अर्ज करना हो दरबार में हाजिर होकर अर्ज किया करे, और जो किसी कारण से हाजिर न हो सके वह अपनी अर्जी लिखकर इन्हीं संदूकों में डाल दिया करे। हुक्म था कि बारी बारी से ये संदूक दिन रात में 6 मरतबे कुंवर आनंद सिंह के सामने खोले जाया करें। इस इंतजाम से गया जी की रियाया बहुत प्रसन्न थी। रात पहर भर से ज़्यादा जा चुकी थी। एक सजे हुए कमरे में, जिसमें रोशनी अच्छी तरह हो रही है, छोटी सी खूबसूरत मसेरी पर
जख्मी कुंवर इंद्रजीत सिंह लेटे हुए हल्की धुलाई गर्दन तक ओढ़े हैं। आज कई दिनों पर उन्हें होश आया है। इससे अचंभे में आकर इस नए कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अच्छी तरह देख रहे हैं। बगल में बाएं हाथ का ढांसना पलंगड़ी पर दिए हुए उनके पिता राजा वीरेंद्र सिंह बैठे उनका मुँह देख रहे हैं और कुछ पायताने की तरफ हटकर पार्टी पकड़े कुंवर आनंद सिंह बैठे बड़े भाई की तरफ देख रहे हैं। पायताने की तरफ पलंगड़ी के नीचे भैरव सिंह और तारा सिंह धीरे धीरे तलवार झंस रहे हैं। कुंवर इंद्रजीत सिंह के बगल में देवी सिंह बैठे हैं। उनके अलावा वैद्य, जर्राय और बहुत से सिपाही नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे हैं। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता की तरफ देखकर पूछा, इंद्र, यह कौन सी जगह है? यह किसका मकान है? वीरेंद्र, यह चंद्रदत्त की राजधानी गयाजी है। ईश्वर की कृपा से आज यह हमारे कब्जे में आ गई है। मकान भी चंद्रदत्त ही के रहने का है। हम लोग इस शहर में अपना दखल जमा चुके थे जब तुम यहाँ पहुँचाए गए। यह सुन इंद्रजीत सिंह चुप हो रहे और कुछ सोचने लगे। साथ ही इसके राजगृह में दीवान अग्निदत्त के साथ होने वाली लड़ाई का समा उनकी आंखों के आगे घूम गया और वे किशोरी को याद करके अफसोस करने लगे। इनके बेहोश होने के बाद क्या हुआ और किशोरी पर क्या बीती, इसके जानने के लिए दिल बेचैन था, मगर पिता का लिहाज करके भैरव सिंह से कुछ पूछ नहीं सके। सिर्फ ऊंची सांस लेकर रह गए। मगर देवी सिंह उनके जी का भाव समझ गए और बिना पूछे ही कुछ कहने का मौका समझकर बोले, राजगृहों में लड़ाई के समय जितने आदमी आपके साथ थे, ईश्वर की कृपा से सब बच गए और अपने ठिकाने पर है। केवल आप ही को इतना कष्ट भोगना पड़ा। देवी सिंह के इतना कहने से इंद्रजीत सिंह की बेचैनी बिल्कुल ही जाती तो नहीं रही, मगर कुछ कम जरूर हो गई। इतने में दिल बहलाने का कुछ ठिकाना समझकर देवी सिंह पुनः बोल उठे, देवी सिंह, अर्जियों वाला संदूक हाजिर है। उसके देखने का समय भी हो गया है। इंद्र, कैसा संदूक? आनंद, यहाँ महल के फाटक पर 2 संदूक इसलिए रख दिए गए हैं कि जो लोग दरबार में हाजिर होकर अपना दुख सुख न कह सकें, वे लोग अर्जी लिखकर इस संदूक में डाल दिया करें। इंद्र, बहुत मुनासिब है। इससे रैयतों के दिल का हाल अच्छी तरह मालूम हो सकता है। इस तरह के कई संदूक शहर में इधर उधर भी रखवा देने चाहिए, क्योंकि बहुत से आदमी खौफ से फाटक तक आते ही हिचकेंगे। आनंद, बहुत खूब, कल इसका इंतजाम हो जाएगा। वीरेंद्र, हमने यहाँ की गद्दी पर आनंद सिंह को बैठा दिया है। इंद्र, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ का इंतजाम ये बहुत ही अच्छी तरह कर सकेंगे, क्योंकि ये तीर्थ का मुकाम है और इनका पुराणों से बड़ा प्रेम है और इन्हें अच्छी तरह समझते भी हैं। देवी सिंह की तरफ देखकर, हाँ साहब, वह संदूक मंगवाइए, ज़रा दिल तो बहले। हाथ भर का चौखूटा संदूक हाजिर किया गया और उसे खोलकर बिल्कुल अर्जियाँ जिनसे वह संदूक भरा था बाहर निकाली गई। पढ़ने से मालूम हुआ कि यहाँ की रियाया नए राजा की अमलदारी से बहुत प्रसन्न है और मुबारकबाद दे रही है। हाँ, एक अर्जी उसमें ऐसी भी निकली जिसके पढ़ने से सभी को तरद्दुद ने आ घेरा और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पाठकों की दिलचस्पी के लिए हम उस अर्जी की नकल नीचे लिख देते हैं। हम लोग मुद्दत से मनाते थे कि यहाँ की गद्दी पर हजूर को या हजूर के ख़ानदान में से किसी को बैठा देखें। ईश्वर ने आज हम लोगों की आरजू पूरी की और कमबख्त माधवी और अग्निदत्त का बुरा साया हम लोगों के सिर से हटाया। चाहे उन दोनों दुष्टों का खौफ अभी तक हम लोगों को बना हो, मगर फिर भी हजूर के भरोसे पर हम लोग बिना मुबारकबाद दिए और खुशी मनाए नहीं रह सकते। वह डर इस बात का नहीं है कि यहाँ फिर उन दुष्टों की अमलदारी होगी तो कष्ट भोगना पड़ेगा। राम राम, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोगों को यह गुमान तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। वह डर बिल्कुल दूसरा ही है जो हम लोग नीचे अर्ज करते हैं। आशा है कि बहुत जल्द उससे हम लोगों की रिहाई होगी, नहीं तो महीने भर में यहाँ की चौथाई रियाया यमलोक में पहुँच जाएगी। मगर नहीं,
हजूर के नामी और अपनी नाप नज़ीर रखने वाले अय्यारों के हाथ से वे बेईमान हरामजादे कब बच सकते हैं, जिनके डर से हम लोगों को पूरी नींद सोना नसीब नहीं होता। कुछ दिनों से दीवान अग्निदत्त की तरफ से थोड़े बदमाश इस काम के लिए मुकर्रर कर दिए हैं कि अगर कोई आदमी अग्निदत्त के खिलाफ नज़र आवे तो बेधड़क उसका सिर चोरी से रात के समय काट डाले, या दीवान साहब को जब रुपये की ज़रूरत हो तो जिस अमीर या जमींदार के घर में चाहे डाका डाल दे या चोरी करके कंगाल बना दे, इसकी फरियाद कहीं सुनी नहीं जाती। इसी वजह से और भी बाहरी चोरों को अपना घर बनने और हम लोगों को सताने का मौका मिलता है। हम लोगों ने अभी उन दुष्टों की सूरत नहीं देखी और नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं या कहाँ रहते हैं, जिनके खौफ से दिन रात हम लोग कांपा करते हैं। इस अर्जी के नीचे कई मशहूर और नामी रईसों और जमींदारों के दस्तखत थे। यह अर्जी उसी समय देवी सिंह के हवाले कर दी गई और देवी सिंह ने वादा किया कि 1 महीने के अंदर इन दुष्टों को जिंदा या मरे हुए हुजूर में हाजिर करेंगे। इसके बाद जर्राहों ने कुंवर इंद्रजीत सिंह के जख्मों को खोला और दूसरी पट्टी बदली। कबीराज ने दवा खिलाई और हुक्म पाकर सब अपने अपने ठिकाने चले गए। देवी सिंह उसी समय विदा हो न मालूम कहाँ चले गए और राजा वीरेंद्र सिंह भी वहाँ से हटकर अपने कमरे में चले गए। इस कमरे के दोनों तरफ छोटी छोटी 2 कोठरियाँ थीं। एक में संध्या पूजा का सामान दुरुस्त था और दूसरी में खाली फर्श पर एक मसेरी बिछी हुई थी, जो उस मसेरी से कुछ छोटी थी, जिस पर कुंवर इंद्रजीत सिंह आराम कर रहे थे। कोठरी से वह मसेरी बाहर निकाली गई और कुंवर आनंद सिंह के सोने के लिए कुंवर इंद्रजीत सिंह की मसेरी के पास बिछाई गई। भैरव सिंह और तारा सिंह ने भी दोनों मसेरियों के नीचे अपना बिस्तर जमाया। सिवाय इन चारों के उस कमरे में और कोई न रहा। इन लोगों ने रात पर आराम से काटी और सवेरा होने पर आंखें खुलते ही विचित्र तमाशा देखा। सुबह के पहले ही दोनों अय्यारों की आंखें खुली और हैरत भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। इसके बाद कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह भी जागे और फूलों की खुशबू जो इस कमरे में बहुत देर से पहले से ही भर रही थी, लेने या दोनों अय्यारों की तरह ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगे। आनंद, खुशबूदार फूलों के गजरे और गुलदस्ते इस कमरे में किसने सजाए हैं? इंद्र, ताज्जुब है, हमारे आदमी बिना हुक्म पाए ऐसा कब कर सकते हैं? भैरव, हम दोनों आदमी घंटे भर के पहले से उठकर इस पर गौर कर रहे हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। आनंद, गुलदस्ते भी बहुत खूबसूरत और बेशकीमती मालूम पड़ते हैं। तारा, एक गुलदस्ता उठाकर और पास लाकर देखिए, इस सोने के गुलदस्ते पर क्या उम्दा मीने का काम किया हुआ है। बेशक किसी बहुत बड़े शौकीन का बनवाया हुआ है। इसी ढंग के सब गुलदस्ते हैं। भैरव, हाँ, एक बात ताज्जुब की और भी है जो मैंने अभी तक आपसे नहीं कही। इंद्र, वह क्या है? भैरव, हाथ का इशारा करके। ये दोनों दरवाजे सिर्फ घुमाकर मैंने खुले छोड़ दिए, मगर सुबह को और दरवाज़ों की तरह इन्हें भी बंद पाया। तारा, आनंद सिंह की तरफ देखकर, शायद रात को आप उठे हों। आनंद, नहीं। इसी तरह देर तक ये लोग ताज्जुब भरी बातें करते रहे, मगर अकल ने कुछ गवाही नहीं दी कि क्या मामला है। राजा वीरेंद्र सिंह भी आ पहुँचे। उनके साथ और भी कई मुसाहिब लोग आ जमे। सभी इस आश्चर्य की बात को सुनकर सोचने और गौर करने लगे। कई बुज़दिलों को भूत प्रेत और पिशाच का ध्यान आया, मगर महाराज और दोनों कुमारों के खौफ से कुछ बोल न सके, क्योंकि ये लोग ऐसे डरपोक और इस ख्याल के आदमी न थे और ऐसे आदमियों को अपने साथ रखना ही पसंद नहीं करते। इन फूलों के गजरों और गुलदस्तों को किसी ने न छेड़ा और वे ज्यों के त्यों जहाँ के तहाँ लगे रह गए। रईसों की हाजिरी और सैर के इंतजाम में दिन बीत गया और रात को फिर कल ही की तरह दोनों भाई मसेरी पर सो रहे। दोनों अय्यार भी मसेरी के बगल में ज़मीन पर लेट गए, मगर आपस में मिलजुल कर बारी बारी से जागते रहने का विचार दोनों ने ही कर लिया था और अपने बीच में एक लंबी छड़ी इसलिए रख ली थी कि अगर रात को किसी समय कोई अय्यार कुछ देखे
तो बिना मुँह से बोले लकड़ी के इशारे से दूसरे को जगा दे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने भी कह रखा था कि अगर घर में किसी को देखना तो चुपके से हमें जगा देना, जिससे हम लोग भी देख लें कि कौन है और कहाँ से आता है। आधी रात से कुछ ज़्यादा हो चुकी है। कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह गहरी नींद में बेसुध पड़े हैं। पहले के मुताबिक लेटे लेटे तारा सिंह दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। यकायक पूरब तरफ वाली कोठरी में कुछ खटका हुआ। तारा सिंह जरा सा घूम गए और पड़े पड़े ही उस कोठरी की तरफ देखने लगे। बारीक चादर पहले ही से दोनों अय्यारों के मुंह पर पड़ी हुई थी और रोशनी अच्छी तरह हो रही थी। कोठरी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। तारा सिंह ने लकड़ी के इशारे से भैरव सिंह को उठा दिया, जो बड़ी होशियारी से घूमकर कोठरी की तरफ देखने लगे। कोठरी के दरवाजे का एक पल्ला अब अच्छी तरह खुल गया और एक निहायत हसीन और कमसीन औरत किवाड़ पर हाथ रखे खड़ी दोनों मसेरियों की तरफ देखती नज़र पड़ी। भैरव सिंह और तारा सिंह ने मसेरी के पांवे पर हाथ का इशारा देकर दोनों भाइयों को भी जगा दिया। इंद्रजीत सिंह का रुख तो पहले ही उस कोठरी की तरफ था, मगर आनंद सिंह उस तरफ पीठ किए सो रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो अपने सामने की तरफ जहाँ तक देख सकते थे कुछ भी न देखा। लाचार धीरे से उनको करवट बदलनी पड़ी और तब मालूम हुआ कि इस कमरे में क्या आश्चर्य की बात दिखाई दे रही है। अब कोठरी के दोनों पल्ले खुल गए और वह हसीन औरत सिर से पैर तक अच्छी तरह इन चारों को दिखाई देने लगी, क्योंकि उसके तमाम बदन पर बखूबी रोशनी पड़ रही थी। वह औरत नक्शिक से ऐसी दुरुस्त थी कि उसकी तरफ चारों की टकटकी बन गई। बेशकीमती सफ़ेद साड़ी और जड़ाऊ जेवरों से वह बहुत ही भली मालूम हो रही थी। जेवरों में सिर्फ खुश रंग मानिक जड़ा हुआ था, जिसकी सुर्खी उसके गोरे रंग पर पड़कर उसके हुस्न को हद से ज़्यादा रौनक दे रही थी। उसकी पेशानी पर एक दाग था, जिसके देखने से विश्वास होता था कि बेशक इसने कभी तलवार या किसी हरबे की चोट खाई है। यह 2 अंगुल का दाग भी उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जेवर ही की तरह दिख रहा था। उसे देख ये चारों आदमी यही सोचते होंगे कि इससे बढ़कर खूबसूरत रंभा और उर्वशी अप्सरा भी न होगी। कुंवर इंद्रजीत सिंह तो किशोरी पर मोहित हो रहे थे। उसकी तस्वीर इनके दिल में खिंच रही थी। उन पर चाहे उसके हुस्न ने ज़्यादा असर न किया हो, मगर आनंद सिंह की क्या हालत हो गई ये वे ही जानते होंगे। बहुत बचाते रहने पर भी ठंडी सांसें उनसे न रुक सकी, जिससे हम भी कह सकते हैं कि उनके दिल ने उनकी ठंडी सांसों के साथ ही बाहर निकलकर कह दिया कि अब हम तुम्हारे कब्जे में नहीं हैं। कुंवर आनंद सिंह अपने को संभाल न सके, उठ बैठे और उधर ही देखने लगे जिधर वह औरत किवाड़ का पल्ला थामे खड़ी थी। उनकी यह हालत देख तीनों आदमियों को विश्वास हो गया कि वह भाग जाएगी, मगर नहीं, वह इनको उठकर बैठते देख जरा भी न हिचकी, ज्यों की त्यों खड़ी रही, बल्कि इनकी तरफ देख उसने जरा सा हंस दिया, जिससे ये और भी बेचैन हो गए। कुंवर आनंद सिंह यह सोचकर कि उस कोठरी में किसी दूसरी तरफ निकल जाने के लिए दूसरा दरवाज़ा नहीं है, मसेरी पर से उठ खड़े हुए और उस औरत की तरफ चले। इनको अपनी तरफ आते देख वह औरत कोठरी में चली गई और फुर्ती से उसका दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। कुंवर इंद्रजीत सिंह की तबीयत चाहे दुरुस्त हो गई हो, मगर कमज़ोरी अभी तक मौजूद है, बल्कि सब जख्म अभी भी कुछ गीले हैं, इसलिए अभी घूमने फिरने लायक नहीं हुए हैं। उस परी जमाल को भीतर से किवाड़ बंद कर लेते देख सब उठ खड़े हुए। कुंवर इंद्रजीत सिंह भी तकिए का सहारा लेकर बैठ गए और बोले, इस कोठरी में किसी तरफ निकल जाने का रास्ता तो नहीं है? भैरव जी नहीं। आनंद किवाड़ में धक्का देकर इसे खोलना चाहिए। तारा मुश्किल तो कुछ नहीं। इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर क्या हुक्म होता है? इंद्र, जब इस कोठरी में दूसरी तरफ निकल जाने का रास्ता ही नहीं तो जल्दी क्यों करते हो? इंद्रजीत सिंह के इतना कहते ही आनंद सिंह वहाँ से हटे और अपने भाई के पास जाकर बैठ गए। भैरव सिंह और तारा सिंह भी पास आकर बैठ गए
और इस तरह बातचीत होने लगी। इंद्र भैरव सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर, तुम में से कोई जागता भी रहा या दोनों सो गए थे? भैरव, नहीं, सो क्या जाएंगे, हम लोग बारी बारी से बराबर जागते और महीन चादर से मुँह ढके दरवाजे की तरफ देखते रहे। इंद्र, तो क्या इसी दरवाजे में से इस औरत को आते देखा था? आनंद, बेशक इसी तरफ से आई होगी। तारा, जी नहीं, यही तो ताज्जुब है कि कमरे के दरवाजे ज्यों के त्यों भिड़क रहे गए और यकायक कोठरी का दरवाज़ा खुला और वह नजर आई। इंद्र, यह तो अच्छी तरह मालूम है न कि उस कोठरी में कोई और दरवाज़ा नहीं है। भैरव, जी हाँ, अच्छी तरह जानते हैं, और कोई दरवाज़ा नहीं है। तारा, क्या कहें, कोई सुने तो यही कहे कि चुड़ैल थी। आनंद, राम राम, ये भी कोई बात है। इंद्र, खैर जो हो, मेरी राय यही है कि पिताजी के आने तक कोठरी का दरवाज़ा न खोला जाए। आनंद, जो हुक्म, मगर मैं तो ये चाहता था कि पिताजी के आने तक दरवाज़ा खोलकर सब कुछ दरियाफ्त कर लिया जाता। इंद्र, खैर खोलो। हुक्म पाते ही कुंवर आनंद सिंह उठ खड़े हुए, खूंटी से लटकती हुई एक भुजाली उतार ली और उस दरवाजे के पास जाकर के एक एक हाथ दोनों कुलाबों पर मारा, जिससे कुलाबे कट गए। तारा सिंह ने दोनों पल्ले उतार रख दिए। भैरव सिंह ने एक बदला हुआ क्षमादान उठा लिया और चारों आदमी उस कोठरी के अंदर गए, मगर वहाँ एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आया। इस कोठरी में 3 तरफ मजबूत दीवारें थीं और एक तरफ वही दरवाज़ा था जिसका कुलावा काट के ये लोग अंदर आए थे। हाँ, सामने की तरफ वाली अर्थात बिचली दीवार में काठ की एक अलमारी जड़ी हुई थी। इन लोगों का ध्यान उस अलमारी पर गया और सोचने लगे कि शायद ये अलमारी इस ढंग की हो जो दरवाजे का काम देती हो, और इसी राय से वे औरत आई हो। मगर उन लोगों का ये ख्याल भी तुरंत जाता रहा और विश्वास हो गया कि अलमारी किसी तरह दरवाज़ा नहीं हो सकती, और न इस राय से वे औरत आई ही होगी, क्योंकि उस अलमारी में भैरव सिंह ने अपने हाथ से कुछ ज़रूरी असबाब रखकर ताला लगा दिया था, जो अभी तक ज्यों का त्यों बंद था। यह कब हो सकता है कि कोई ताला खोलकर इस अलमारी के अंदर घुस गया हो और बाहर का ताला जैसा का तैसा दुरुस्त कर दिया हो? लेकिन तब फिर क्या हुआ? ये औरत क्यों कर आई, यानी किस तरह आई और किस राह से चली गई? उन लोगों ने लाख सिर धुना और गौर किया, मगर कुछ समझ में नहीं आया। ताज्जुब भरी बातें ही में रात बीत गई। सुबह को जब राजा बीरेंद्र सिंह अपने लड़के को देखने के लिए उस कमरे में आए तो जर्राह वैद्य तथा और मुसाहिब लोग भी उनके साथ थे। बीरेंद्र सिंह ने इंद्रजीत सिंह से तबीयत का हाल पूछा। उन्होंने कहा, अब तबीयत अच्छी है, मगर एक ज़रूरी बात अर्ज किया चाहता हूँ, जिसके लिए तखलिया यानी एकांत हो जाना बेहतर होगा। बीरेंद्र सिंह ने भैरव सिंह की तरफ देखा और उसने तखलिया हो जाने में महाराज की रजामंदी जानकर सभी को हट जाने का इशारा किया। बात की बात में सन्नाटा हो गया और सिर्फ वही 5 आदमी उस कमरे में रह गए। बीरेंद्र, कहो क्या बात है? इंद्र, आज रात एक अजीब बात देखने में आई। बीरेंद्र, वह क्या है? इंद्र तारा सिंह की तरफ देखकर, तारा सिंह, तुम ही सब हाल कह जाओ, क्योंकि उस समय तुम ही जागते थे, हम लोग तो पीछे जगाए गए थे। तारा, बहुत खूब। तारा सिंह ने रात का पूरा हाल राजा वीरेंद्र सिंह से कह सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने बहुत ताज्जुब किया और घंटों तक गौर में डूबे रहने के बाद बोले, खैर ये बात किसी और को न मालूम हो, नहीं तो मुसाहिबों और अहलकारों में खलबली पैदा हो जाएगी और सैकड़ों तरह की गप्पे उड़ने लगेगी। देखो तो क्या होता है, और कब तक पता नहीं लगता। आज हम भी इसी कमरे में सोएंगे। एक दिन क्या, कई दिनों तक राजा बीरेंद्र सिंह उस कमरे में सोए, मगर कुछ मालूम न हुआ और न फिर कोई बात ही देखने में आई। आखिर उन्होंने हुक्म दिया कि उस कोठरी का दरवाज़ा नया कुलावा लगाकर फिर उसी तरह बंद कर दिया जाए। तो साथियों, यहाँ इस वीडियो में 11वां बयान यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा 12वें बयान के साथ फिर आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए
हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।